नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारे न्यूज़ रूम में जयंत जिज्ञासु। आप सब जानते हैं और विषय भी खास है। आज इस देश के किसानों के नेता, गरीबों के नेता, मजदूरों के नेता और इस देश में कई बड़ी लकीर खींचने वाले, खासकर शोषित वंचित समाज को दर्जनों बड़ा लीडर देने वाले चौधरी चरण सिंह साहब की पुण्यतिथि है। जयंत ने कई सारे थ्रीड बताए हैं उनके बारे में, कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर जब आप जाएंगे। लेकिन हम चाहते थे कि लाइव बातचीत हो। आज विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी बहुत सारी बातचीत हुई है। लेकिन जब राजनीति की बात हो तो जयंत जी से बात करना थोड़ा अच्छा लगता है, सुखद लगता है। बहुत मीठा बोलते हैं और राजनीति की बहुत बारीक समझ है। जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन किया है। जयंत, शुक्रिया समय देने के लिए। और कैसे देखते हैं चौधरी चरण सिंह की राजनीति, जिसमें रामविलास पासवान हैं, जिसमें लालू यादव हैं, जिसमें शरद यादव हैं, सोशल जस्टिस है, और आज की राजनीति? देखिए, हर युग का अपना एक ट्रेंड होता है। चीज़ें बदलती हैं, लेकिन उसका मूल चरित्र जो है वो इतना ना बदल जाना चाहिए कि वह अपनी स्वायत्तता ही खो दे। खूब सारे अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संवैधानिक उपचार का तो उसकी तो गुंजाइश है ही, लेकिन आप उसकी मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने की छूट नहीं रखते हैं। तो राजनीति के साथ भी वही है। वो कहते थे कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता गाँव के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। और आज के युग में लोग ज़बरदस्ती चाहते हैं कि वो अंबानी अडानी के तमाम कल कारखानों से होकर गुजरे, उनके उद्योग धंधों के जो घराने हैं उस होकर गुजरे। ये तो नहीं हो सकता। और इस देश में इतना नैतिक बल तो आज भी है, नहीं तो सीधे सीधे अडानी अंबानी के कारकुन नहीं पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भर जाते। नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा, बाहर से चला। लेकिन एक दिक्कत जो सामने आ रही है, चौधरी साहब के ज़माने में या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल में, इन दोनों प्रधानमंत्रियों के समय में एक बात तो स्पष्ट थी कि जो दलाल थे वो सत्ता के कॉरिडोर में आपको नज़र नहीं आते। लेकिन अभी वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हो गए हैं। अभी तो ये हो रहा है कि वो खुद ही हाउस में चले जा रहे हैं। कोई जिंदल तो कोई कहीं। और शरद जी एक बार बोल रहे थे कि भाई ये क्रिकेटर को जो भेज रहे हो यहाँ क्रिकेट खिलवाना है क्या पार्लियामेंट में? लेकिन किसी पॉलिटिशियन को, किसी सोशल वर्कर को, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को वहाँ। लेकिन डिफरेंट सेट्स के लोग तो होने चाहिए, जैसे जो 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होते हैं, आर्ट से, कल्चर से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्राथमिकता आपकी क्या है। आप अगर क्रिकेटर है वो वो हाउस की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेगा कि नहीं, वो रामविलास पासवान जी का जो आप एक जो वीडियो शेयर करते रहते, जिसमें कहते थे कि यहाँ कोई घंटा बजाने वाले की जरूरत नहीं है। आज राजनीति एकदम, पहले सोशल जस्टिस समाजवाद की राजनीति थी, आज धर्म की राजनीति है। चौधरी चरण सिंह होते तो क्या आज वो हवा में बह जाते, जैसे धर्म की राजनीति में घुस जाते, या वो अभी भी किसान, मजदूर, सोशल जस्टिस की बात करते? नहीं, उनकी टू बी फ्रैंक बताइए। आरंभ से ये कोशिश थी कि किसानों की हुकूमत इस देश में कायम हो। और किसान का मतलब बड़ी जोत के किसान नहीं, किसान का मतलब जो छोटी जोत के हैं या जो लंबे समय से उस जमीन को जोत रहे हैं। जो जमीन को जोते हैं वो जमीन का मालिक है। ये संसोपा के ज़माने से, ये तो खैर आरंभ से स्वातंत्र्य आंदोलन में शरीक रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए भी बहुत भावुकता के साथ इन्होंने कहा कि आज मुझे जाना पड़ रहा है, मेरे लिए आसान फैसला नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना दल बनाया। लेकिन उनकी पूरी चिंतन धारा में, उनकी पूरी वैचारिक और सियासी यात्रा में आप देखेंगे कि उत्तर भारत के वो कमज़ोर कौम के लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। शरद यादव, कहीं कुछ नहीं, मतलब लालू यादव, इन लोगों को उठाया, इन लोगों को मौके दिया। आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि अरे इसको तो टिकट देंगे तो ये तो हार जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास इतने पैसे। अरे भाई, उस समय भी कांग्रेस के पास बहुत पैसे थे, आप उनके पासंग में नहीं थे। अगर चरण सिंह जी नहीं होते,
अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते, अगर मधु लीमय नहीं होते, अगर दादा धर्माधिकारी नहीं होते, तो कोई सोच सकता था कि 74 में जो संविधान सभा के मेंबर थे, सेठ गोविंद दास, जबलपुर को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी डेथ के बाद उनके पोते अमेरिका से आगे चुनाव लड़े, रवि मोहन, शरद जी के क्लासमेट ही थे, और फिर इनको जेल से पहले पीपुल्स कैंडिडेट के रूप में उतारा। कौन नेता नहीं गया था इनके मुझे इसी पर कुछ सवाल लेने हैं जयंत भाई आपसे। मतलब ये आपके उस प्रश्न में ही मैं ये जोड़ दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है कि हम अगर कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, सामान्य कार्यकर्ता को उतारेंगे तो वो चुनाव हार जाएगा। इसका मतलब आपने राजनीति को बेच दिया है, इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है, इसका मतलब है कि आपकी बातों का जनता में कोई उसकी साख नहीं है, आपका कोई से नहीं रह गया। ठाकुर नहीं तो आपकी बात पर आदमी वोट कर देता ना। आप जिसको खड़ा करते, लालू जी जिनको खड़ा करते थे जिता देते थे। गुलाम गौस, भले वो पार्टी में ना हो, भगवतिया देवी हो, और आपके हमारे यहाँ से एक बीरी बनाते थे खगड़िया स्टेशन पर, विद्यासागर निषाद, उनको जिता लिया। पशुपालन। अच्छा, मैं इसी पर आ रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है कि आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, जेएमएम हो, ये ज्यादा संख्या वाली लोगों की पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी 90% आबादी की पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी जो सबल लीडरशिप वाली पार्टी है, वो पैसे वाली पार्टी है। लेकिन हमारे दिमाग, नेताओं के दिमाग में क्यों बैठ गया कि वो ज़्यादा ताकतवर पार्टी है, जबकि अगर कैडर के हिसाब से देखें तो आरजेडी का अकेले 10 करोड़ कैडर है। अगर बिहार में आप देखें पिछड़ों की आबादी, 10 करोड़ तो नहीं है, पिछड़ों की आबादी कितनी है? सबसे ज्यादा, मतलब अरे मैं पिछड़ों की आबादी कह रहा हूँ, आबादी वोटर आपका लीजिए, शेड्यूल कास्ट इस देश में 25 करोड़ है ना, तो 10 करोड़ कैडर वाली पार्टी मानेंगे ना बसपा को। ओबीसी 50 करोड़ 60 करोड़ की संख्या है ना। दरअसल कैडराइजेशन का प्रोसेस ही बहुत मध्यम हो गया है। दिक्कत ये है वो कैडर हो नहीं पाए, उनका वैचारिक प्रशिक्षण हो नहीं पाया जैसे जनता दल में, लोक दल में हुआ करता था। आप सूरज कुंड बगल में है, यहीं पर जनता दल का शिविर लगा था 96-97 में। देश के कौन नेता उसमें नहीं आए थे? चौधरी साहब इसलिए बड़े नेता हैं कि वो नेता बनाते थे। नेता वो नहीं है जिसको सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करे कोई। नेता वो है जो औरों के लिए नेता बनने के अवसर पैदा कर सके अपनी पार्टी में। शरद यादव इस मामले में बीजेपी को मानना पड़ेगा, वो उसका विचारधारा अलग है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा मतलब जो भी उनके आइडिया पर काम करता है उसको मौका तो मिलता है। देखिए, बड़े नेता का लक्षण मैं बताता हूँ आपको कि चरण सिंह क्यों इतने बड़े स्टेचर के लीडर नजर आते थे भारत। बड़ा गेस्चर। हाँ, शरद यादव जी जबलपुर से लड़े, 74 के आखिर में वो चुनाव जीते, फिर 77 में जीते, 80 में हार गए। हार की वजह है कि जनता पार्टी टूट गई, उसका आधार मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं रह गया। तो उन्होंने इनको बुलाकर, राजीव गांधी जो चुनाव लड़ रहे थे संजय गांधी के असामयिक निधन के बाद अमेठी से बाई इलेक्शन, तो एक दिन बुलाया इनको। अब देखिए कैसे आरएसएस काम करता है। जनता पार्टी के महासचिव थे नानाजी देशमुख, कई जनरल सेक्रेटरी के साथ वो भी थे। उनको लगा कि बिहार और यूपी में तो मजबूत लीडरशिप है ही पिछड़ों की, दलितों की। मध्य प्रदेश जो आरएसएस का एक तरह से पनाहगाह है, हाँ लेबोरेटरी कह लीजिए, वहां भी एक स्टूडेंट लीडर जिसकी एक बखत है, वो अगर वहां पैर जमा लेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वो ज्योतिषी को लेकर गए चरण सिंह जी के पास कि अगर ये बाई इलेक्शन राजीव गांधी लूज कर जाते हैं तो आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। पता नहीं कैसे बन जाएंगे, आपके पास संख्या बल नहीं, कैसे बन जाएंगे। एक दिन ऐसे ही लाठी टेकते हुए वो टहलते थे, रवि राय और शरद जी एक साथ रहते, रवि राय जो स्पीकर हुए बाद में, तो इनको बुलाया और बोला कि शरद, ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि तुमको राजीव गांधी के खिलाफ लड़ जाना चाहिए और यूनाइटेड अपोजिशन के कैंडिडेट तुम होगे, जैसे 74 में तुमको बनाया था। तो सुन के ही वो थोड़े भौचक्के रहे कि भाई हम मध्य प्रदेश से आके अमेठी में क्या करेंगे। तो वो थोड़े हाँ ना कुछ गाभिन बात वो बताना शुरू किए। तो बड़ा डरपोक आदमी है, मैं तो तुमको बहुत बड़ा बहादुर समझता था। और लाठी टेकते हुए वो शरद जी सुनाएंगे इसको तो और बहुत दिलचस्प तरीके से। तो फिर तू थोड़े लड़ेगा, तू जाके नॉमिनेशन दाखिल कर, मैं लड़ूंगा।
लड़ाया, बुरी तरह से मार कुटाई हुई शरद जी की, इनके कार्यकर्ताओं की। तब बीजेपी का स्वरूप कांग्रेस, उस समय कांग्रेस बीजेपी थी। स्टेट मशीनरी का जितना दुरुपयोग हो सकता था किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। माने कोई हड्डी नहीं थी जो सलामत रही हो शरद जी की। हाँ, और वहां पर इतना लूट धांधली, तब जाके वो अमेठी का चुनाव, माने वो सब तो बहुत ही कुकृत्य हुआ। मैं उसी पर लेकिन लड़ाया। दूसरा देखिए, रामविलास जी 84 में चुनाव हार गए। हाँ, हार गए। हार गए तो उनको कहां से लड़ाया इन्होंने? बिजनौर लाके चुनाव लड़ा, और उसमें मायावती जी और उसमें मीरा कुमार जी जीत गए मात्र 5000 से। रामविलास जी हारे कब, कैसी परिस्थिति में? जब चरण सिंह जी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। सरोज जी जो उनकी बेटी राजनीति में सक्रिय थी, उनका शायद एक आध कार्यक्रम हुआ था, या वो भी नहीं हो पाया। और बाद में बिजनौर के बाद फिर हरिद्वार में भी सीट खाली हुई, फिर हरिद्वार से भी रामविलास जी को लड़ाया उन्होंने। तो इतना उदार हृदय और किसके पास? क्या लगता है अगर हम ये कहें कि अजीत सिंह से ज्यादा, चौधरी अजीत सिंह से ज्यादा चौधरी चरण सिंह के करीब रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू यादव थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है? शरद जी ज्यादा करीब थे और मुलायम सिंह जी करीब हो गए थे। इसलिए मुलायम सिंह जी को काउंसिल में लीडर अपोजिशन उन्होंने बनाया कि इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी, नहीं तो वीपी सिंह जी दस्यु उन्मूलन के नाम पर उनके जो कारकुन हैं इनको एनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, एक मीडिया को लेकर उनकी, और लालू जी तो 83 की बात है, वो एक कार्यक्रम में वो भी थे, अटल जी भी थे, उनको लेके हाँ घुमा रहे थे। तो लालू जी को भी बहुत मानते थे वो, उनको कहते थे कि बहुत ही संभावना वाला लड़का है। लड़का ही बोलते, लौंडे बोलते थे वो। अच्छा। यूपी बिहार के लौंडे, हाँ, यही शब्द इनके लिए, उनके लिए। तो वो जो वेस्टर्न यूपी का वो एक उनका, अच्छा, उनका एक मीडिया को लेकर एक बड़ा बयान फेमस है कि कहते थे कि जब पत्रकार चौधरी चरण सिंह के बारे में अच्छा लिखने लगे तो समझो कि मैं बिक गया हूँ, और जब पत्रकार मेरी आलोचना करे तो समझो कि मैं तुम्हारा नेता भी हूँ। ये आज के नेताओं को समझ में आ रहा है मीडिया उनके साथ क्या गेम कर रहा है? वो तो मेलकम जो थे वो कहते थे ना कि भाई एक ऐसी आबो हवा ये बनाता है जिसमें कि आपको लगेगा कि शोषक ही आपका लिबरेटर है, और जो आपका नायक है वही उसका थोड़ा बहुत दोष गुण जो है वो लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा है। तो 24 कैरेट का आपको नायक पैदा करने के लिए आपको मजबूर करेगा अगर आपके समाज का कोई आदमी है तो। इसीलिए हम देखते हैं कि जिस समय ये लोग एनडीए में गए हैं बाद के दिनों में, जो चरण सिंह जी के वैचारिक शिष्य सब माने जाते थे, जिसमें कि सबसे पहले काशीराम जी ने जो बीजेपी के साथ एक, जिस समय सपा और बसपा के बीच बहुत तिक्तता बढ़ गई, दूरियां, तो उधर गए। उसके बाद देखिएगा आप जॉर्ज साहब, नीतीश जी 96 में, सबसे आखिर में रामविलास जी और शरद जी गए हैं जब जनता दल में टूट फूट हो गई है। देवेगौड़ा जी जनता दल सेकुलर बना के चले गए, वो एनडीए में जाने से मना किए। लेकिन आप देखेंगे कि एसएम कृष्णा जो कर्नाटका के सीएम हैं रहे, विदेश मंत्री भी रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा जो बड़े लीडर थे, पूरी फैमिली, मतलब उनके बेटे तो विजय बहुगुणा उत्तराखंड के भी सीएम थे, उनकी बेटी तो कांग्रेस की चीफ थी रीता बहुगुणा। ये सारे लोग उधर शिफ्ट कर जाते हैं। अभी तो 150 लगभग सांसद आपने कांग्रेस में जो बीजेपी में गए, खैर मान लीजिए सांसद जगदम्बिका पाल वगैरह बाद के दिनों में, सवर्णों के लिए आसान है पार्टी बदलना। लेकिन क्या आपने कभी सुना है उस तरह से इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए मीडिया में एसएम कृष्णा का, विजय बहुगुणा का? हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जा रहा है अच्छा काम कर रहा है, उसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। वो एक बड़ा ही जिसको फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचीली रीढ़ का जिसको कहते हैं, वो कहीं भी एडजस्ट करे। लेकिन रामविलास जी के गुजरने के बाद भी बीबीसी कैप्शन लगाता है कि मौसम वैज्ञानिक नहीं रहे। ये तौहीन लोग करते हैं। चरण सिंह जी यही कह रहे थे कि इंदिरा जी के कैबिनेट में 18 में 10 ब्राह्मण हैं, लेकिन उनको कोई ब्राह्मणों की नेता नहीं कहता है, वो देश की नेता है, विदेश नीति को दुरुस्त करने वाली महिला है। और मेरे कैबिनेट तो छोड़ो, मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक भी कैबिनेट मंत्री जाट नहीं, एक है स्टेट मिनिस्टर, फिर भी हमको जाटों के नेता के रूप में महदूद कर रहा है। तो इन लोगों के साथ ये होता आया है, होगा, लेकिन बावजूद इसके चरण सिंह जी के कॉन्फिडेंस में, उनके करेज और कन्विक्शन में कभी कोई कमी नहीं आई। और इस जज्बे को जब आप बरकरार रखेंगे, मास के बीच जाएंगे और उसको सेंसिटाइज करेंगे, मास को का आप मजाक उड़ा के उसका दिल नहीं जीत सकते, और उसको वैचारिकता के पूरे ढांचे में उसको ढाल नहीं सकते, उसके साथ संवाद करना पड़ेगा। अच्छा, राजीव गांधी 400 सीट जीत के आते हैं जी, इंदिरा गांधी के सिंपैथी पर। कांसीराम साहब साइकिल पर लेके आते हैं और अगला चुनाव राजीव गांधी बुरे तरीके से हार जाते हैं।
क्या कोई ऐसा पोटेंशियल क्या भारत में संभव है, या पीके ने, प्रशांत किशोर ने सब कुछ मतलब लगता है कि ये सब कहने की बात है, वैसा नहीं हो सकता? ये तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की बात है। 400 सीट भारत के राजनीति में सबसे ज्यादा सीटें, 413 हो गया, 413 सीट जीत के हाँ, राजीव गांधी आते हैं, और कांसीराम एक साइकिल से आते हैं और अगला चुनाव हार जाते हैं राजीव गांधी, और उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। देखिए, काशीराम जी तो बहुत मिशनरी व्यक्ति थे। शरद जी कह रहे हैं कि बोट क्लब पर एक रैली थी मंडल के पक्ष में, और देखिए काशीराम जी जैसे व्यक्ति जिनकी एक देश भर में एक सर्वमान्यता शोषित समाज के अंदर बनने लगी थी, वो किनारे खड़े चुपचाप सुन रहे थे। उनको मंच पर जाके भी और अपनी जो एक प्रभुता है उसको दिखाने की जल्दबाजी नहीं थी। किनको? काशीराम जी को। अच्छा। चुपचाप, और वो अगले दिन अखबार में छपी है। जो आदमी साइकिल से मंडल के पक्ष में इतनी रैलियां करता हो, वो सबसे बड़े कार्यक्रम में मंच पर जाने की हड़बड़ाहट नहीं दिखाता हो। तो ये जब आपके अंदर त्याग होगा ना, जब आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, बनाना है। हाँ, हमारे लोग बनने की जल्दबाजी में है, बनाना। आरएसएस ही इस देश को चला रहा है, लेकिन आरएसएस का जो सरसंघ चालक होता है उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो राष्ट्रपति भी नहीं होना चाहता। वो तो हाल तक डिनाई करता रहा कि हमारे और बीजेपी के बीच कोई सीधा सीधा संबंध, क्या लगा, जबकि नाभिनाल का मतलब बहुजनों को किंग नहीं किंग मेकर चाहिए। नहीं, कुछ लोगों को चाहिए कि वो इन जयप्रकाश नारायण जी में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे लोहिया को पार्टी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निकालने के लिए वह जयप्रकाश नारायण जी जो दलीय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, उनको बुलाया आचार्य नरेंद्र देव ने और उनको पार्टी से निकलवाया। लोहिया को, जो नैतिक बल से भरे हुए नेता थे, अपनी ही पार्टी का इस्तीफा मांग रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार में अगर किसी पर लाठी और गोली बरसाई जाए वह अगर गलत है, तो हमारी सरकार जो केरल में है वहाँ निरपराध लोगों पर जो हुआ तो उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। तो उन्हीं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो ऐसे लोगों को टॉलरेट कभी भी नहीं किया जाता रहा है। तो लोहिया तो कभी भी, लोहिया अगर 10 साल बचते तो प्रधानमंत्री होते। माने लोहिया को जब देश सुनने लगा उस समय ही वो नहीं रहे। अच्छा, एक सवाल लीजिए मेरा, कि मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति ने जाट, गुर्जर, पटेल जी और मराठा, इसकी राजनीति को खत्म कर दिया। जो किसान जाति, मजबूत किसान जातियां थी, जी उसमें ओबीसी कम्युनिटी भी देख लीजिए। देखिए, एससी और एसटी की राजनीति तो आप खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि उनका ग्लोबल यूनिटी है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनली उनको मेंबर नहीं क्लास कॉन्सियसनेस है, और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, वहाँ उनकी सीटें रिजर्व है, उससे तो कमा नहीं सकते हैं आप। बिल्कुल। रही बात किसानों की और ओबीसी की, जितना ज्यादा धर्म की राजनीति होगी ये पीछे चले जाएंगे। उसमें मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, कुर्मी, जो ओबीसी की जातियां और किसान जातियां हैं। जी। तो क्या आरएसएस ने धर्म के नाम पर इन तमाम किसानों की राजनीति जो खत्म कर दिया है अब, और इसकी अब वापसी संभव नहीं है? अब इस देश का जो सवर्ण समाज है वही सीएम पीएम बनता रहेगा? नहीं, इतनी नाउम्मीदी तो नहीं है, लेकिन हालात तो खराब हो ही गए हैं। आप पीके की बात कर रहे थे, मैं इन सब को पॉलिटिक्स का एवरेशन मानता हूँ। ये एक समय है जिसमें इस तरह का प्रबंधन चल रहा है। आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी और सूचना के आधार पर उसको अपना डेटा एनालिसिस करके आपसे बहुत सारे पैसे लेकर आपको पकड़ा देता है, यहाँ ये कीजिए, यहाँ वो कीजिए। तो इसमें हो क्या रहा है कि पार्टी और पार्टी वर्कर्स के बीच कोई ऑर्गेनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बच गया, और ये पार्टी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसान की राजनीति खत्म हो जाएगी क्या, धर्म की राजनीति क्या हावी हो जाएगी? चरण सिंह जी एक बात बराबर कहा, हो नहीं जाएगी, हो गई है सर। हाँ, जो दिख रहा है जो ट्रेंड, वो गांव बनाम शहर का डिबेट, गांव की भी सभा होती थी तो वहां भी वो बताते थे। और हमारे खगड़िया में गए तो बोले कि तुमको क्या लगता है कि तुम शहर के आदमी हो? अरे खगड़िया नमक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, प्याज बेचने का एक हाट है। तो कुछ लोग इस बात से नाराज होकर उठ के जाने लगे। अरे यार, तुम्हारी ही हिमायत में मैं बोल रहा हूँ। तुम जिस दिन ये समझ लोगे कि भाई, वो अक्सर कहते थे अपनी जनसभाओं में कि किसानों की एक आंख खेतों की मेर पर और दूसरी आंख दिल्ली के लाल किले पर होनी चाहिए। जो लोहिया विल टू पावर कहते थे ना, आपके अंदर इच्छा शक्ति हो शासन करने की, है ना। ऐसा नहीं हो कि मतलब रिलक्टेंट पॉलिटिक्स आप पॉलिटिशियन हो जाए,
तब तो नहीं होगा। अरे मुलायम, लालू, मायावती, शरद, नीतीश, इन लोगों को कोई चाहता था कि ये बन जाए क्या? अरे कितनी मशक्कत के बाद ये लीडर पोजीशन हुए। अजीत सिंह जी जब आए तो फिर कुछ अप्रिय बातें भी हुई, मुलायम सिंह यादव जी को हटाया गया। फिर एक समय में वीपी सिंह जी के समय में चौधरी अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह जी के बीच जब दल का नेता चुने जाने की बात थी जनता ने, तो 5 ही वोट का अंतर था, जैसे वहाँ रामसुंदर दास जी और लालू जी के बीच जो फासला था। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे चीज़ों को तो फिर आपके हाथ से वो फिसलता चला जाएगा। आरएसएस जैसा संगठन जो है वो यही तो करता है कि आपके लोगों के बीच तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाता है। धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता के खिलाफ भी वो रैली करते थे चरण सिंह जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जिस रोज ओथ लेने के लिए गए थे चरण सिंह जी, जब वो शपथ ग्रहण के बाद आ रहे थे, उनकी कार में 2 ही आदमी थे, एक बीजू पटनायक और दूसरे शरद यादव। तो शरद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, नहीं लेके लौट रहे थे, तो 2 मैंने चरण सिंह जी, उनका ड्राइवर, एक सिक्योरिटी होगा, शरद जी और बीजू पटनायक। तो बीजू बाबू तो बहुत सीनियर लीडर थे। शरद जी उन्हीं के बेटा है नवीन पटनायक, जो पिछले 4 बार से मुख्यमंत्री हैं साइलेंटली, और दिल्ली से कोई लेना देना नहीं उनको। नहीं दिल्ली आते हैं लेकिन अभी राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी भूमिका बहुत बढ़ने वाली है। हाँ, मतलब और मोदी जी वहाँ फ्लॉप शो है गुजरा है उड़ीसा में। हाँ, माना कि कोई भी बिल हो। और आपको बता दें आपके हॉकी टीम के स्पॉन्सर हैं। हाँ, तो उसमें ये बीजू बाबू बोल रहे थे उनको कि अरे चौधरी साहब चल के इंदिरा जी को भी शुक्रिया कह देना चाहिए। हाँ। अब चरण सिंह जी अपनी तरह के अनोखे आदमी थे। अब शरद जी कहे कि 2-3 बार मैंने उनको परसुएट किया। अब मैं तो इतना जूनियर था कि मैं उनसे क्या कहता, लेकिन वो आए और बोले कि थके हुए हैं और नहीं गए। कुल मिला के अगर थोड़ा सा लचीला रुख चौधरी साहब अपनाते तो ये सरकार देश हित में थोड़े दिनों भी चलती तो किसानों का बहुत भला हो गया होता। मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ, पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन मुझे ये कहानी बताई थी जो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने, उनके वो बड़े करीबी आदमी हैं, वो आज भी हैं। उन्होंने मुझे कहानी बताई कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे और अंबानी फैमिली से किसी वजह से मुलाकात हुई, तो अंबानी फैमिली को इन्होंने कहा कि अगर तुमने गलत नहीं किया तो घबराओ नहीं, और अगर गलत किया तो मैं बचाऊंगा नहीं। तो इस तरह के वो मतलब सख्त मिजाज थे। मतलब वो चौधरी साहब का ये कहना था कि इमरजेंसी के दौरान जो कुछ इंदिरा जी ने किया और हम लोगों ने जो जांच बिठाया, उनको जेल भी जाना पड़ा। ये और बात है कि अगले ही दिन या उसी शाम वो संसद में ही जेल बना दिया गया था। तो हम नहीं होना चाहते। दूसरा एक और रोचक, तो मोरारजी देसाई के समय हुई ना, तो मोरारजी के समय, लेकिन बाद में जब ये प्रधानमंत्री हो गए और सपोर्ट इंदिरा जी ने कर दिया तो तमाम तरह के केसेस वापस होने की भी तो बात एक, मतलब सीधे तो कोई कहता नहीं, लेकिन फाउल गेम तो चलता रहता है। तो चौधरी साहब ने कहा कि हम ब्लैकमेल होना नहीं चाहते थे। और एक आपको मज़ेदार बात बताऊं, अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस में थे, उन्होंने देवीलाल जी के किसी कमेंट को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के छाप दिया। अब ये बात चौधरी साहब को बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने बिना किसी को पूछे ताऊ देवीलाल जी को लोकदल से निकाल दिया, बीजू पटनायक को निकाल दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को निकाल दिया, मधु लिमय को निकाल दिया, कुंभारा आमाड़ी को निकाल दिया, कर्पूरी जी को भी निकाल दिया। ये 5-7 स्टॉलवार्ट जो थे दल के, उनको निकाल दिया। शरद जी ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अगले दिन खंडन छप गया, किनका? अरुण शौरी का, कि नहीं हम लोगों से भूल हो गए, लेकिन उनको तो जो तिक्रम करना था वो कर दिया, दल को तोड़वा दिया। सोचिए मीडिया ने क्या भूमिका निभाई है चौधरी चरण सिंह के साथ भी। और दल 2 भाग में बट गया, लोकदल चौ, लोकदल कौ। जो अखिल भारतीय दल था अब वो टुकड़ों में कैसे बटता है। और बाद में चरण सिंह जी ने कहा कि अरे शरद को मैं इतना मानता था, इसको तो दल से निकाला नहीं, ये क्यों छोड़ के चला गया। और बाद में चंद्रशेखर जी और कर्पूरी जी ने अपने अपने दल का, माने जनता पार्टी और लोकदल को का मर्जर कर दिया। तो शरद जी को लगा ये तो बड़ा बुरा खेल हुआ, तो वो यहाँ दिल्ली उल्ली छोड़ के वो चले गए जबलपुर, होशंगाबाद, जो उनका अपना जिला है। और वो कहते हैं कि बहुत ग्लानि हुई मुझे इस बात की कि चौधरी साहब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि ये भी हमको डिजर्ट कर दिया। तो इतने बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन मीडिया में बैठ के ये लोग करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक RSS के लोग हैं, वो जनसत्ता में रात दिन यही छापते थे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में, परवाज जोशी कि लालू यादव के पास बैठे तो शरद यादव के बारे में ये बोल रहे थे, शरद यादव के पास बैठे तो मुलायम सिंह यादव के बारे में ये बोल रहे थे। अब देखिए परवाज जोशी के बारे में गुरु जी थे, हमारे तो क्लास ली उन्होंने लास्ट में,
मुझे तो याद है। कितनी ये दुखद बात है कि इस मैं देश मैं में- मैं उसमें ऐड करता हूँ, अर्जुन सिंह MHRD में मंत्री थे और ओबीसी को उन्होंने सारे अधिकार दे दिए थे। ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का अधिकार मिल गया था, अर्जुन सिंह थे। और प्रभात जोशी क्लास लेने आए और क्लास में जो उन्होंने आरक्षण की धज्जी उड़ाई, जबकि उनको पत्रकारिता का सबसे बड़ा प्रतिमान समझा जाता है। हाँ, उनको कहा ही जाता है। मैंने क्लास ली है उनकी, तो खैर धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होंगे, मीडिया में अभी तो बच्चे हैं, छात्र हैं पत्रकारिता के, तो ऐसी कहानियां सब मेरे पास भी है जिन्होंने मैंने लोगों को देखा है टेलीविजन चैनलों में, सुनाऊंगा कभी। हाँ। अच्छा, आप जो कह रहे थे ना कि मतलब ये राजनीति क्या टिकेगी या खत्म होती हुई दिख रही है, इस देश में कांग्रेस ने भी 6 प्रधानमंत्री दिए। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। और सोशलिस्टों ने भी, कमाल की बात है कि 6 प्रधानमंत्री दिए। 3 बार जनता ने मौका दिया, लेकिन तीनों बार एक प्रधानमंत्री से काम नहीं चला और कभी 5 साल पूरा नहीं कर पाए 2 प्रधानमंत्री मिलके भी। मोरारजी, चरण तो सिंह, इसकी वजह आपसी खींच, चंद्रशेखर, ज्यादा डेमोक्रेटिक लोग हैं। नहीं, यहाँ कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। जिस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी में खटपट हो रहा था, मुझे याद है आनंद कुमार जी का एक वक्तव्य, उन्होंने कहा कि पहले हमारे बुजुर्गों ने, बूढ़ों ने हमको निराश किया, अब ये नौजवान हम लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोई किसी को, जैसे मान लीजिए, ये तो सच्चाई है ना कि चौधरी साहब ने हाउस को डिसॉल्व कर दिया और बाद में चौधरी साहब ने अफसोस भी जाहिर किया बाबू जगजीवन राम जी के सामने, और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मैं पहले ही, नेता के चुनाव से पहले ही, कि भाई आप लोग मोरारजी को मान लो, नहीं तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये बहुत ही कई बार हुआ है, किस्म का कैंपेन हुआ। और SC, ST, OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों को प्रधानमंत्री से रोकने के लिए कई बार खेल हुआ है। आज तक इस देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ, आज तक मुसलमान कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक ब्लैक ने, शरद जी जो कहते हैं, गोरे लोगों ने व्हाइट हाउस में एक ब्लैक को बिठा दिया, जहाँ रेसिज्म इतना है। मैं JNU की एक कहानी, मतलब उसी से समझिएगा, JNU एक बहुत, मतलब उसको होली काउ बोलते हैं हम लोग, लेफ्टिज्म का अड्डा है, उससे राइट विंग भी नफरत करता है। वहाँ बापसा, एक बिरसा फुले अम्बेडकर छात्र एसोसिएशन है, वहाँ लेफ्ट और राइट दोनों एक हो जाता है जब उसको लगता है कि बापसा वाला जीतने वाला है। तो समझिए ये सब चलता रहता है। खैर, आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। एक बात अगर आप इजाजत दें, और हाँ, तो वो ये कि 77 में स्टेट मिनिस्टर बना रहे थे, चौधरी साहब ने नाम दे दिया रामविलास जी का। और रामविलास जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो उनके जीते जी नहीं रिलीज हो पाई, प्रदीप श्रीवास्तव वाली, कि जब ये सब खटपट शुरू हो गया, बाद में रामविलास जी को बुला के चौधरी साहब ने कहा कि अरे मैं तो तुमको बनाना चाहता था, कर्पूरी ठाकुर को हमने बता दिया, चूँकि हमको लगा कि कर्पूरी जी ने तुमको भारतीय राजनीति का उदीयमान नक्षत्र कहा भागलपुर में लोकदल के सम्मेलन में, तो तुमसे उसकी बनती होगी। लेकिन उन्होंने कहा अरे वो तो अभी बहुत, उसकी बहुत उम्र है, तो अभी इसको बना दीजिए, ये आपके शाहाबाद के ही एक आदमी को। और मैं समझ नहीं पाया और मुझसे ये गलती हुई। तो कैसे किसी का पत्ता काटा जाता है राजनीति में, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और दूसरा कि कर्पूरी जी बैठे हुए थे चौधरी साहब के पास, मैंने रामविलास जी गए थे मिलने, रामविलास जी पहले से बैठे हुए थे, कर्पूरी जी किसी को, मैंने कर्पूरी जी ने कहा कि हम जिस गाड़ी से आए हैं उसको भाड़े देने के लिए मैंने पैसा नहीं है। तो रामविलास जी को बोला कि आप दे दीजिए, उनके पास भी नहीं था। तो हमारे अलौली के एक थे, उनके बहुत करीबी एक डॉक्टर साहब, तो उनसे कहा कि तब उन्होंने दिया। तो मैंने ऐसे फक्कड़ लोग हमारे नेता हुआ करते थे। और ये लोग जो घोषणा पत्र बनाते थे, वो चाय की दुकान पर, बस स्टैंड पर, पान की दुकान पर जनता के बीच बहस का मुद्दा हुआ करती थी कि किस पार्टी ने क्या वायदा किया है। आज तो न मैनिफेस्टो का कोई मतलब, न बाकी चीज़ों का कोई मतलब। चौधरी साहब जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये दफ्तरों में काहिली का एक बड़ा जरिया है, माने एक बड़ा कारण है ये क्रिकेट मैच की रनिंग कमेंट्री, और ख़ास करके टेस्ट मैच की कान में लगाए हुए रहता है ट्रांजिस्टर। तो हमारी बहुमत की सरकार बनेगी तो इसको हम बंद करेंगे, और जितने देसी खेल हैं, चाहे कबड्डी हो, हॉकी हो, तीरंदाजी हो, इस तरह के खेलों को बढ़ावा देंगे। तो कुल मिला के इस देश के मिजाज को वो समझते थे। और यही वजह है कि छोटे छोटे
मैंने लोग तो छोटा नहीं होता, लोगों का तो आदमी बड़ा होता है, तो उस आदमी की डिग्निटी को कायम रखने के लिए उन्होंने जीवन भर राजनीति की और उनको सबने दगा दिया। एक तरह से आप देखेंगे उनके जितने लोग थे उनको हटाया, कर्पूरी जी को हटवाया आरएसएस के लोगों ने, रामसुंदर दास जी को बनवाया। रामसुंदर दास जी दलित थे इसलिए नहीं बनाया, बल्कि कर्पूरी जी जो आरक्षण लागू किया पहली बार पिछड़ों के लिए, उनको मात देने के लिए। वही हाल ताऊ देवीलाल जी का किया हरियाणा में, वही हाल राम नरेश जी का किया उत्तर प्रदेश में। तो इन सब कुचक्रों से बचने का एक ही उपाय है कि आपको, हमको, पॉलिटिकल पार्टीज को ये तय करना पड़ेगा कि मूलभूत सिद्धांतों से आपका विचलन न होने पाए। कोई भी दल भाई, मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक कोई अलायंस अगर नहीं चलेगा और सिर्फ 1-2 साल आप जो है टेक्टिकल ढंग से आप कर लेंगे और ये चाहेंगे कि ये सहनी का वोट है, ये मांझी का वोट है, तो ऐसे जनता नहीं, इस देश की जनता ने बड़े बड़े लीडर को देखा है। आप इतनी लघुता के साथ राजनीति करके उनका दिल नहीं जीत पाएंगे। कोई अलायंस 5 साल तो चलने दो। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा आदमी इस देश का बजट नहीं बना रहा। पटवारी की सरकार जो कहते थे महाजन की सरकार, वही अंतर है। लोग दिल्ली और के पर नज़र नहीं रख के लखनऊ और पटना में ही खुश हो जा रहे हैं। कहाँ से होगा? ये एक बड़ा जयंत ने सारों में बहुत बड़ी बात की है। चौधरी चरण सिंह इसलिए तो महान हैं ही कि वो प्रधानमंत्री बने, बड़ी उपलब्धि है, ये उनकी उपलब्धि है, देश के लिए भी बड़ी बात है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि उन्होंने शोषित वंचित समाज के उन लोगों को राजनीति में आने का मौका दिया, उनके लिए सीढ़ियाँ बनाई। बल्कि एक बार तो उन्होंने लोकदल का कोई उम्मीदवार घोषित हो गया था, बाद में पता चला ये तो बहुत बड़ा बेहया आदमी है और बहुत बड़ा ये फर्जी आदमी है, बहुत सारा फरेब इसके नाम से है। तो उसी मंच से, उसी के प्रचार में गए और बोले कि हमको ठग के, धोखे में रख के इसने टिकट ले लिया है, तुम लोग हरा देना इसको। तो इस तरह का भी अनूठा उदाहरण चौधरी साहब के नाम ही दर्ज है। कोई दूसरा तो रामविलास लीडर पासवान जी हों या लालू यादव जी हों या कर्पूरी ठाकुर हों, ये सब पैरेलल उसी दौर में राजनीति में आए। और चौधरी साहब नहीं होते तो शरद जी इस देश के चौथे मात्र नेता नहीं होते जो 3 मुख्तलिफ सूबों से चुनकर आए। ये कारनामा इस देश में सिर्फ 4 लोगों ने दिखाए। मैंने शरद जी जबलपुर से 2 बार जीते, बदायूं उत्तर प्रदेश से 1 बार जीते और बिहार में 4 बार मधेपुरा से जीते। उनके अलावा सिर्फ मीरा कुमार जी के नाम ये है कि 1 बार करोल बाग दिल्ली से, फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से और बिहार के सासाराम चुनाव जीते। फिर पीवी नरसिम्हा राव भी महाराष्ट्र से भी जीते थे, वो भी 3 सूबे से, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो कुल मिला के चौधरी साहब नौजवानों को खूब आगे बढ़ाते थे। क्यों आज कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है? क्यों कोई डॉक्टर लोहिया नहीं है? क्यों कोई मधुलिमय नहीं है? ये लोग नहीं होते तो न मुलायम सिंह जी जिस रूप में हमको दिखाई पड़ते होते, न लालू प्रसाद जी होते, न शरद जी होते, न रामविलास जी होते। इसलिए ज़रूरत है इस समाज को फिर से चिरकुटाई से पड़े एक मजबूत कद्दावर किसान नेता की, जो मेहनत कश कौम के बारे में सोचे और जो कहते हैं देयर इज़ नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, तो खेती करना स्वाभिमान और खुददारी का सबब बने और किसानी के काम में जुटे हुए लोग जो हैं उनके मसाइल को सुलझाए जा सकें। तो जो कृषि और पशुपालन इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है उसको फिर से जिंदा किया जा सकेगा। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन के साथ ख़त्म करूंगा कि उन्होंने लिखा है कि नेहरू ने इंदिरा को 25 साल तक चिट्ठियां लिखी, भारत को समझाया, आइडियोलॉजी समझाई, संसद नहीं भेजा। नतीजा क्या हुआ कि नेहरू के न रहने के बाद इंदिरा लंबे समय तक राज की और वो नेहरू जी से भी ज़्यादा राज करती अगर उनका एसिस्टिनेशन नहीं होता। गलती ये हो रही है कि हमारे जो बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप के लोग हैं वो अपने बच्चों को आइडियोलॉजी बाद में समझ में आती है, उनको संसद पहले भेजा जाता है। बहुत लोगों को नाराजगी भी होगी, मुझे नहीं पता। नहीं, लेकिन आप लोग की जिन लोगों को नाराजगी होगी वो दरअसल फौरी तौर पर कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। अगर दूरगामी तरीके से देखेंगे तो ये उनके हित की बात आप कह रहे हैं। और इशारा जो आपका है, भाई शरद जी जो राजीव गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे उनका कैंपेन का मेन लाइन ही यही था कि मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने आया हूं जिनकी माँ इस देश की प्रधानमंत्री नहीं है। मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करने आया हूं जिसके नाना इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं आप लोगों की नुमाइंदे के रूप में आया हूं। ठीक है, मैंने इतना भी क्या है लस्ट भाई, पावर का, पैसे का। कल की बात बता रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। आपको लगा कि बरबोलापन है, बट मैंने मेरे कैमरामैन भी थे तो उस मुख्यमंत्री साहब ने कहा, मैंने भी कहा कि पत्रकारिता में अब डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फार्म खोल लो।
ये उनकी लाइन थी। उन्होंने अपने नेता के लिए भी कहा, अभी उन्होंने 400 करीब नेताओं की सुरक्षा वापस ली है। उस मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नेताओं को डर लगता है वो जाके खेत हल चलाएं, वहाँ कोई खतरा नहीं है। एक मुख्यमंत्री की लाइन थी। पूरी बातचीत कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। जयंत, आपका एक बार फिर से शुक्रिया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस बातचीत को सुन रहे थे। और चौधरी साहब को सलाम। और इस देश के प्रधानमंत्री रहें, किसानों मजदूरों की हक आवाज़ रहें, सर चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि पर आप सब उनको नमन। और आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, वो नेशनल दस्तक पर भी लगातार आप भाषण सुन सकते हैं। ये पूरा वीडियो भी आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे, ये वहाँ भी आपको मिलेगा। शुक्रिया।